सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक में तीसरा अध्याय हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। यह एक निबंध है और इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो लेखक हैं, वो हैं श्री नागार्जुन जी। इन्होंने इस पाठ में नदियों के विभिन्न रूप को एक अलग ही तरीके से प्रस्तुत किया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहती हुई जब समुद्र में जाके मिलती हैं और इनका ये जो सफ़र है, इस दौरान इनके अलग अलग रूप को लेखक ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। लेखक ने हिमालय का और नदियों का और समुद्र का मानवीकरण किया है। मानवीकरण अर्थात निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में दिखाना। लेखक ने हिमालय को पिता के रूप में और उनसे निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियों के रूप में और जो सागर है उसको दामाद के रूप में कहा है। आइए बच्चों, अब पाठ को पढ़ते हैं। हिमालय की बेटियाँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। तो लेखक लिखते हैं कि उन्होंने जो है नदियों को दूर से ही देखा था, अर्थात नदियों को उन्होंने समतल मैदानों में ही देखा था, जहाँ पर वो उनको बहुत गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। उनका रूप जो है उनको एक सम्भ्रांत महिला जैसे दिखता था। बच्चों, सम्भ्रांत का अर्थ होता है शिष्ट। तो शिष्ट महिला जिस तरह से शांत स्वभाव की होती है, उसी प्रकार से जो ये नदियाँ, शांत बहती हुई नदियाँ, उनको एक शिष्ट महिला की जैसे दिखती थी। और वो कहते हैं कि उनके प्रति उनके दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो क्योंकि ये जो नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ बिल्कुल मनुष्य का उसी प्रकार से पालन पोषण करती हैं जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों का करते हैं। जिस प्रकार से जो मनुष्य है वो अपने सारे कामों के लिए, जैसे खेती के लिए, खाना बनाने के लिए और बहुत सारे कार्यों के लिए इन नदियों के पानी का इस्तेमाल करता है और इनसे जो है इनका पालन पोषण होता है। इसीलिए लेखक के दिल में इन नदियों के लिए आदर और श्रद्धा के भाव थे। आगे वो लिखते हैं कि माँ और मौसी, दादी की गोद में जिस तरह से खेलते थे, उसी तरह से का जो भाव है उनके मन में तब आता था जब इन नदियों में वो डुबकियाँ लगाया करते थे। अर्थात जब वो नदियों में खेला करते थे तब उनमें जो है वो आत्मीयता का भाव आता था, क्योंकि ये उनको जो है अपनी दादी नानी की गोद जैसी लगती थी। आगे वो लिखते हैं, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। लेखक लिखते हैं कि एक बार जब वो हिमालय पर गए तो वहाँ पर उन्होंने जो नदियों को देखा तो उनका अलग ही रूप उनको दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ हैं वो इनका जो आकार प्रकार जो था वो समतल मैदानों में बहने वाली नदियों से थोड़ा भिन्न था। नदियाँ तो यही है जो हिमालय से निकली हुई नदियाँ ही जो है समतल मैदानों में पहुँची थी, लेकिन जो रूप इन नदियों का जो रूप यहाँ हिमालय में उनको देखने को मिल रहा था वो उन मैदानी इलाकों से अलग था। अलग कैसे था? क्योंकि ये जो नदियाँ हिमालय से यहाँ से जो निकल रही हैं, जहाँ इनका उद्गम स्थान है, यहाँ पर इनका जो आकार है वो ये क्या है, पतली हैं और इनकी जो धारा है, इनके जो बहाव है वो उनमें बहुत तेज है। और बच्चों, ये जो नदियाँ हैं जो निकलती हैं पहाड़ों से, ये कभी चट्टानों से, कभी पत्थरों से और कभी किनारों से टकराकर जो है इनमें उछाल आता है। तो ये उछलती कूदती और इनमें शोर भी काफ़ी होता है। तो ये जो नदियाँ हैं वो लेखक इनके इस रूप को देखकर हैरान हो जाता है कि ये किस प्रकार से जो है मैदानी इलाकों में जाकर ये पतली से दिखने वाली गंगा, सतलुज, यमुना जो है किस प्रकार मैदानी इलाकों में विस्तृत हो जाती हैं, कैसे जो है इनका आकार बदल जाता है। आगे वो लिखते हैं, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर।
किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कौतूहल का अर्थ होता है बच्चों जिज्ञासा, और मतलब जानने की जो इच्छा होती है, और विस्मय का अर्थ होता है हैरान होना। तो लेखक कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हुई इतनी चंचल और इतनी उछलती कूदती शोर करती हुई बिल्कुल एक छोटी बालिका की तरह हैं, वो किस प्रकार से समतल इलाकों में आकर विस्तृत हो जाती हैं और कहाँ इनका जो है ये खिलखिलाकर हंसना वगैरह जो है कहाँ गायब हो जाता है। और वो लिखते हैं कि नदियों के इस बाल अवस्था को देखकर वो इतने हैरान हुए जितना कभी वो किसी बालिका को या किसी कली को देख के हैरान नहीं हुए थे। उनको बहुत आश्चर्य होता है नदियों के इस रूप को देखकर, और वो नदियों के उद्गम स्थान पर जो है नदियों को जो देख रहे हैं वो उनको बिल्कुल एक छोटी हंसती खेलती उछलती कूदती बालिका की तरह लग रही हैं। आगे लेखक लिखते हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक यहाँ कह रहे हैं, जो नदियाँ हैं इनको लगातार बहते हुए देख रहे हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कहाँ भागी जा रही हैं, इनका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य मंजिल क्या है इनकी। और ये जो है विराट अपने जो महान पिता हैं, महान पिता यहाँ पे हिमालय को कहा गया है, नदियों के जो पिता हैं हिमालय, कहते हैं ये नदियाँ अगर अपने महान पिता के प्यार को पाकर प्रेम को पाकर अगर अतृप्त हैं, इनका हृदय अतृप्त है, अतृप्त होता है बच्चों असंतुष्ट होना, मतलब संतुष्ट ना होना। तो लेखक कहते हैं अगर अपने पिता के प्रेम को पाकर भी ये नदियाँ असंतुष्ट हैं, तो कहाँ जाकर जो है ये संतुष्ट होंगी, कौन जो है इनको जो इच्छा पूर्ण होगी और कहाँ ये संतुष्ट होगी। आगे लेखक लिखते हैं, बर्फ चली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लाल निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो इन्हें देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। तो लेखक आगे लिखते हैं, ये जो नदियाँ इस तरह से बहती हुई जा रही हैं और ये जो बर्फीन पहाड़ियाँ हैं, हरी भरी घाटियाँ हैं, गहरी गुफाएं हैं, जहाँ इनकी बाल क्रीड़ाएँ होती हैं, अर्थात जहाँ इनका बचपन बीता है, ये सब छोड़कर ये आगे बढ़ती जा रही है। और आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुँचती है तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते होंगे। वो कहते हैं कि बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए ज़रूर जो है दुखी रहता होगा। यहाँ पर बच्चों ये जो सिर धुनना है इसका अर्थ होता है पछताना या दुखी होना। तो वो कहते हैं तो ये जो हिमालय है ये अपनी बेटियों के लिए जो है बहुत परेशान और दुखी होता होगा, कितना जाने इसको दुख होता होगा। और ये जो नदियाँ हैं ये कहाँ जा रही हैं, इसके बारे में अगर कोई इनसे पूछे तो सिवाय मौन के इनको कुछ नहीं मिलता। कहते हैं हिमालय की जो विराट जो बड़ी बड़ी चोटियाँ होती हैं, यहाँ पर बच्चों पूर्ण मतलब बहुत शांति होती है, इसलिए वो कहते हैं कि अगर इन हिमालय की चोटियों से कोई सवाल करे तो भी यहाँ पर सिर्फ मौन अर्थात शांति ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चों लेखक कह रहे हैं कि ये जो नदियाँ हैं ये लगातार बहती जा रही हैं, तो लेखक परेशान हो रहे हैं ये सोचकर कि आखिर इनका लक्ष्य क्या है, ये कहाँ पहुँचना चाहती हैं। क्योंकि हिमालय जैसे पिता के पास यहाँ पर इनको इतना प्रेम मिल रहा है, फिर भी जो है ये लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और अपने जो बचपन को है ये पीछे छोड़ रही हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेखक ने यहाँ तक नदियों की दो रूप का वर्णन किया है, एक बाल्यावस्था जहाँ और एक युवावस्था।
बाल्यावस्था जहाँ हिमालय में उनका उद्गम स्थान है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जहाँ पे उनकी गति तेज होती है, चंचलता उनमें होती है। और दूसरा समतल मैदानों में, जहाँ पे ये शांत धीमी गति से बहती रहती हैं। मैदानी इलाकों में उनके युवा रूप को दिखाया है, और हिमालय से जब वो निकलती हैं वहाँ पर जो नदियों के बाल्यावस्था को दिखाया है।